हमारा आज का जो अगला टॉपिक है वो है गोलीय दर्पणों द्वारा परावर्तन के लिए चिन्ह परिपाटी। इसमें हम विभिन्न दूरियों को धनात्मक एवं ऋणात्मक किस प्रकार से लेंगे उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले अगर दर्पण के ध्रुव को केंद्र मानते हैं तथा निर्देशांक पद्धति का x लिया जाता है, मुख्य अक्ष के समानांतर सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापते हैं। ठीक है। तीसरा पॉइंट देखो, बिंब दर्पण के बाईं ओर रखा जाता है। हमेशा जो बिंब रखेंगे हम उसको हम दर्पण के बाईं तरफ रखेंगे। चौथा पॉइंट, मुख्य अक्ष के समांतर मूल बिंदु के बाईं ओर की सभी दूरियां ऋणात्मक तथा दाईं ओर की सभी दूरियां धनात्मक ली जाती है। दर्पण के बाईं ओर की सभी दूरियां हम क्या लेंगे, ऋणात्मक लेंगे, और दर्पण के दाईं ओर की सभी दूरियां हम क्या लेंगे, धनात्मक लेंगे। आपको ये चित्र में दिखाई दे रहा होगा कि जो ध्रुव है वो है हमारा मध्य बिंदु, उसके बाईं ओर की सभी दूरियां क्या है, नेगेटिव ऋणात्मक, और उसके दाईं ओर की जो सभी दूरियां क्या है वो है धनात्मक। उसके बाद आता है मुख्य अक्ष के ऊपर की ओर लंबवत मापे जाने वाली सभी दूरियां धनात्मक तथा नीचे की ओर मापे जाने वाली सभी दूरियां ऋणात्मक। अब देखो, उस मुख्य अक्ष के जो ऊपर वाली दूरियां होगी वो सारी क्या होगी, धनात्मक होगी, और जो ध्रुव है उसके नीचे, उस मुख्य अक्ष के नीचे सभी की जो सभी दूरियां होगी वो क्या होगी, ऋणात्मक होगी। ठीक है। तो ये चिन्ह परिपाटी है जो हमें अलग अलग स्थितियों पर पता होनी चाहिए कि कब ऋणात्मक लेना है, कब धनात्मक लेना है। अब देखो, इसके नीचे बिंब की दूरी अवतल दर्पण के लिए क्या होगी, हमेशा ऋणात्मक होगी, और उत्तल दर्पण के लिए भी ऋणात्मक होगी। फोकस दूरी जो होती है वो अवतल दर्पण के लिए तो क्या होती है, ऋणात्मक, लेकिन उत्तल दर्पण के लिए क्या होती है, धनात्मक। वक्रता त्रिज्या अवतल दर्पण के लिए ऋणात्मक और उत्तल दर्पण के लिए हमेशा क्या रहेगी, धनात्मक। प्रतिबिंब की दूरी अवतल दर्पण के लिए ऋणात्मक भी होती है और धनात्मक भी होती है। ऋणात्मक कब होती है, जब दर्पण के सामने या बाईं ओर प्रतिबिंब बनता है या वास्तविक बनता है। तो जो v होगा, जो हमारी प्रतिबिंब की दर्पण से जो दूरी होगी वो क्या होगी, नेगेटिव होगी। उसके बाद अगर दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बन रहा है तो फिर क्या होगी, पॉजिटिव होगी। उत्तल दर्पण में भी यही होता है, हमेशा जो प्रतिबिंब बनता है वो आभासी बनता है और दर्पण के पीछे दाईं तरफ बनता है, इसलिए सारी दूरियां हम क्या लेंगे, धनात्मक लेंगे। प्रतिबिंब की ऊंचाई अगर मुख्य अक्ष के ऊपर है तो पॉजिटिव, और अगर मुख्य अक्ष के नीचे है तो नेगेटिव। ठीक है। तो आपको बच्चों ये जो चिन्ह परिपाटी है उसका अच्छे से यूज़ करना आना चाहिए। इसके आगे हमारा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र होता क्या है, 1/f = 1/v + 1/u। जहाँ पे जो f है वो होती है फोकस दूरी, दर्पण के ध्रुव से फोकस तक की दूरी। जो v है वो है दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब तक की दूरी, और जो u है वो है दर्पण के ध्रुव से वस्तु तक की दूरी। तो ये जो दर्पण सूत्र 1/f = 1/v + 1/u है वो आया कैसे, तो हम उसकी व्युत्पत्ति के बारे में देखेंगे। इसका जो डेरिवेशन है वो कुछ इस तरीके से है। अब ध्यान से इस चित्र को देखो। ये यहाँ पे जो दर्पण आपको दिख रहा है वो है अवतल दर्पण। उसमें PQ एक वस्तु रखी हुई है जिससे दो किरणें निकल रही है, एक तो जा रही है L की तरफ और जो दूसरी है वो जा रही है M की तरफ। इसके बाद ये दोनों जो किरणें हैं वो परावर्तन के बाद बिंदु Q' पर मिल रही है। उस बिंदु Q' पर इस वस्तु PQ का क्या है, प्रतिबिंब बन रहा है, जो कि क्या लिखा हुआ है, P', Q'। तो हमें अब क्या करना है, इससे दर्पण का सूत्र निर्मित करना है। PQ की O से जो दूरी है वो आपको दिखाई दे रही होगी, A दिखाई दे रही होगी।
पी डैश क्यू डैश की एम से जो दूरी है या ओ से जो दूरी है वो आपको बी दिखाई दे रही होगी, और फोकस की बिंदु ओ से जो दूरी है वो आपको सी दिखाई दे रही होगी। ठीक है, तो ये आपको दूरियां ध्यान में रखनी है, और अब हम करते हैं इसका डेरिवेशन। देखो ध्यान से, चित्र में ओ एम व एल इतने पास है कि उन्हें एक सरल रेखा मान ले तो त्रिभुज पी क्यू एफ, त्रिभुज कौन सा है देखो ध्यान से, पी क्यू एफ एवं त्रिभुज एम ओ एफ तथा त्रिभुज एल ओ एफ और त्रिभुज पी डैश क्यू डैश एफ, ये क्या है, समरूप है। समरूप कैसे है, ध्यान से देखो, इसमें जो आपको दिख रहा है पी और पी डैश, यहाँ पे क्या बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। ठीक है, और देखो ध्यान से एफ बिंदु पर देखो ध्यान से, ये दोनों जो त्रिभुज हैं उन दोनों त्रिभुज के अपोजिट साइड में एक कोण बन रहा है। इस कोण को क्या बोलते हैं, शीर्षाभिमुख कोण। तो जो शीर्षाभिमुख कोण और जो प्रत्येक कोण 90 डिग्री से, ये दोनों त्रिभुज क्या मिल गए, हमें समरूप मिल गए। अब समरूप त्रिभुजों में क्या होता है कि उसके आनुपातिक भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। ये आपका मैथ्स का पार्ट है। तो अब देखो त्रिभुज पी क्यू एफ और त्रिभुज एम ओ एफ में आनुपातिक भुजाएं बराबर होती है, मतलब कि ध्यान से देखो, ओ एम है ना, ओ एम बटेवा पी क्यू बराबर ओ एफ बटेवा पी एफ। ठीक है, ओ एम बटेवा पी क्यू बराबर ओ एफ बटेवा पी एफ। तो जो ओ एफ है वो आपको चित्र में दिख रहा होगा, सी से दिख रहा है, और जो पी एफ है वो है आपका ए माइनस सी। ए माइनस सी मतलब कि ये हमारा ए है, ये हमारा सी है, हमें चाहिए पी एफ। तो इस ए में से ये सी को घटा दोगे तो क्या आ जाएगा, हमारे पास पी एफ आ जाएगा। ठीक है, तो ये ए माइनस सी। और आप ध्यान से देखोगे तो जो पी डैश क्यू डैश है वो किसके बराबर है, ओ एम के बराबर है। जो पी डैश क्यू डैश है वो किसके बराबर है, ओ एम के बराबर है। तो जहाँ पे भी ओ एम रखा हुआ है वहाँ पे आप पी डैश क्यू डैश लिख लो। तो पी डैश क्यू डैश बटेवा पी क्यू किसके बराबर हो जाएगा, सी बटेवा ए माइनस सी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा समीकरण 1। इसके बाद हम बात करते हैं त्रिभुज ओ एल एफ एवं त्रिभुज पी डैश क्यू डैश एफ में। ध्यान से देखो, यहाँ पे इन दोनों त्रिभुजों को, फिर से वही चीज़, ये दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है। तो इनकी जो आनुपातिक भुजा है वो क्या होगी, वो भी बराबर होगी। तो देखो ओ एल बटेवा पी डैश क्यू डैश ये किसके बराबर है, ओ एफ बटेवा पी डैश एफ के। चित्र में ओ एफ देखो, ओ एफ उसकी जो दूरी है वो क्या है, सी है, और जो पी डैश एफ है वो क्या है, बी माइनस सी है ना। और आपको चित्र में दिखाई दे रहा होगा कि आपका जो ओ एल है वो किसके बराबर है, वो आपके पी क्यू के बराबर है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, पी क्यू बटेवा पी डैश क्यू डैश किसके बराबर हो जाएगा, सी बटेवा बी माइनस सी। ये आपका हो गया समीकरण 2। अब देखो समीकरण 1 और समीकरण 2 को ध्यान से, पी डैश क्यू डैश बटेवा पी क्यू किसके बराबर है, सी बटेवा ए माइनस सी के। पी क्यू बटेवा पी डैश क्यू डैश किसके बराबर है, सी बटेवा बी माइनस सी के। तो इसको आप उल्टा कर दो, तो पी डैश क्यू डैश बटेवा पी क्यू इसके बराबर हो जाएगा बी माइनस सी बटेवा सी के। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 ये दोनों बराबर आ रहे हैं, तो इन दोनों की जो मान है उनको भी आप बराबर से लिख दो। सी बटेवा ए माइनस सी बराबर बी माइनस सी बटेवा सी। अब हमने क्या किया, इसका पक्षांतरण किया, क्रॉस गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, सी इंटू सी कितना होता है, सी स्क्वायर होता है, और ए माइनस सी को गुणा करो बी माइनस सी, तो हमारे पास क्या आएगा, ए बी माइनस ए सी माइनस बी सी प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें आप ध्यान से देखोगे तो सी स्क्वायर से सी स्क्वायर तो कट गया, क्या बच रहा है, बी सी प्लस ए सी बराबर ए बी है। आपने इसको पक्षांतरण किया, ए सी और बी सी को, तो उधर जाके क्या हो गए, प्लस के हो गए। तो बी सी प्लस ए सी किसके बराबर हो गए, ए बी के। अब क्या हो रहा है, हम इस पूरे समीकरण में ए बी सी का भाग दे रहे हैं। तो जैसे ही ए बी सी का भाग देंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा लास्ट में, 1/a प्लस 1/b बराबर 1/c। अब जो ए है वो ए मतलब क्या है, वस्तु की
दर्पण के ध्रुव से दूरी वो क्या होती है, u होती है। b क्या है, प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी जो कि v है, और जो c है वो क्या है, फोकस दूरी जो कि f है। तो जैसे हम इसके मान रखेंगे उसके बाद चिन्ह परिपाटी लगाते ही हमारे पास आंसर क्या आएगा, जो v है वो दर्पण के बाई तरफ बन रहा है इसलिए माइनस का b, फोकस दूरी भी बाई तरफ है इसलिए माइनस का c, और जो बिंब है वो भी क्या है, दर्पण के बाई तरफ है या फिर दर्पण के आगे है, सामने है, तो भी माइनस है। जैसे हमने इन सबकी वैल्यू पुट की हमारे पास जो फाइनल आंसर आया वो क्या आया, -1/u -1/v बराबर -1/f। तो लास्ट आंसर क्या आया, माइनस से माइनस सब जगह से कट गया, आंसर क्या आया 1/f = 1/v + 1/u। तो यही है आपका दर्पण सूत्र।